हेलो एवरीवन, चलिए आज हम चर्चा करते हैं इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस पर। चाहे जिस स्टेट का एग्जाम दीजिए, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड हो, या अगर स्टेट के टीचिंग जॉब वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे ही पढ़िए, आप अन्य जगह भी पढ़िए, लेकिन वहां अगर अन्य संस्थान में अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो टफ हो उनकी क्लास अगर कर चुके हैं तो वही टॉपिक हमसे आके डेमो क्लास के रूप में लीजिए और तुलना करने के बाद ही आप वहां पढ़िए, क्योंकि डेमो क्लास लेना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है ना। तो चलिए आइए हम सिलेबस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपके जो सिलेबस होते हैं दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है और एक लिटरेचर होता है। मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूं, लिटरेचर नहीं पढ़ाता हूं। मैं कई लोग पूछ चुके हैं, तो ये भी बता दूं, अकेले कोई पर्टिकुलर सिलेबस पे कमांड कर लीजिए। जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूं, तो अगर मैं कहूं कि बेटा कमांड कर लो, तो भैया यूपी टीजीटी में 60-65 क्वेश्चन ही तो आता है, तो क्या 60-65 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। लिटरेचर आप खूब अच्छा तैयार कर लिए, ग्रामर नहीं तैयार है, तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी होता है। हमारे इलाहाबाद में बहुत से टीचर कहते हैं बेटा लिटरेचर इतना पढ़ लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा। भैया ग्रामर भी जरूरी होता है। अब तो यूपी टीजीटी में 2016 का पेपर देखिए कि उसमें कंप्रहेंसिव तरीके से क्वेश्चन पूछा था, और जो मैं पढ़ाता हूं कंप्रहेंसिव एंड फंक्शनल ग्रामर आपको पढ़ाता हूं। ठीक, पूरा लॉजिक के साथ पढ़ाता हूं, ये ध्यान रखिएगा। तो टाइम एंड टेंस, तो टेंस तो पढ़ लेते हैं कि टेंस क्या होता है, वर्ब का फॉर्म होता है कि इस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ये होता है, लेकिन आप टाइम के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हमने कहा ही इज weeping as his father dads him। वह रो रहा है क्योंकि उसके पिताजी, अब यहां वर्ब एक रह गए हैं, scores has scolded और is scolding। तो अभी देखिए, अगर आप पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट को, टाइम एंड टेंस के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से पढ़े होंगे, किसके? टेंस के कॉन्सेप्ट, टाइम के कॉन्सेप्ट को, तो आप इसको आराम से कर ले जाएंगे। नहीं पढ़े रहेंगे तो आप तुक्का लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हैज स्कॉल्डेड। क्यों हो जाएगा? देखो, वह रो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो बोलने के समय यह काम जारी है, रो रहा है। तो अब क्या उसके पिताजी उसे एक हफ्ते पहले डांटे थे या एक महीने पहले डांटे थे? नहीं, क्योंकि ये रिजल्ट है और रिजल्ट हमारा प्रेजेंट में है। बोलने के समय रो रहा है तो इसका मतलब है इसका जो रीजन होगा वो पहले हुआ होगा, जस्ट तुरंत समाप्त हुआ होगा। तो अगर कोई इमीडिएट एक्शन समाप्त हुआ है और उसका रिजल्ट प्रेजेंट में है, तो हम उसको किस में रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। बोलने के समय तीन ही टेंस ऐसे होते हैं कि जो कि कार्य की समाप्ति को बताते हैं। एक प्रेजेंट परफेक्ट होता है, एक आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है, और एक होता है पास्ट परफेक्ट। लेकिन पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट से ये मत समझिएगा कि अकेले पास्ट इंडेफिनिट आए, एडवर्ब भी आ सकता है, एडवर्ब फ्रेज भी आ सकता है, तभी पास्ट परफेक्ट आएगा। अकेला पास्ट परफेक्ट क्या होता है? गलत नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। तो चलिए, तो ये टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आप कहते हैं कि सिंस के बाद क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट आता है, जो रटने का कॉन्सेप्ट है।
इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। मैं आपको ऐसे सैकड़ों एग्जांपल दिखाऊंगा कि प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस ये सब कुछ हैगा। और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट के अलावा प्रेजेंट परफेक्ट भी आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आएगा। तो ये तब होगा जब आपका 0 टू एडवांस लेवल एकदम गहराई से पढ़े होंगे। क्योंकि मैं आज सिलेबस बता रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक। तो जब टाइम एंड टेंस पढ़ लेते हैं, टाइम एंड टेंस, तो इसी टाइम एंड टेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक्टिव वाइज, एक पैसिव वाइज। ये क्या होता है, ये भी जो टेंस होता है इसको दो पार्ट में, एक एक्टिव वाइज, एक पैसिव वाइज, ठीक। तो टेंस क्या होता है, टेंस ए फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का एक रूप होता है। क्या होता है, वर्ब का एक रूप होता है। जैसे किसी भी टेंस को पहचानते हैं तो किससे पहचानते हैं, वर्ब से पहचानते हैं ना। जैसे मैंने लिखा कि ही हैव्स मी, फुल स्टॉप, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। हमने कहा ही हैज डन इट, ही हैज डन इट। तो जो टेंस होता है वो वर्ब का फॉर्म होता है। अब यहां में लिखा ही वॉज बीटन, ही वॉज बीटन। तो अब ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो कैसे जाने, इट से जाने या सब्जेक्ट से जाने? नहीं, आप यहां वर्ब के फॉर्म से जाने। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, कैसे जाने, वर्ब से जाने। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किससे जाने, वर्ब से जाने। ये क्या है, आपका पैसिव फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म है, कैसे जाने आप, वर्ब से जाने। तो इस प्रकार जो टेंस होता है, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस के साथ साथ टाइम पे कमांड करिए। अब एक्टिव पैसिव क्या होता है, एक्ट मतलब, एक्ट मतलब क्या होता है, कार्य करना होता है। एक्ट से बना क्या, एक्टिव। एक्टिव की मीनिंग क्या होती है, सक्रिय। और इसका विलोम क्या होता है, पैसिव। क्या होता है, पैसिव। पैसिव का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय। तो इतना ध्यान रखिएगा एक्टिव में कि अगर वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है सब्जेक्ट, ठीक, वो इस वर्ब को कंप्लीट करता है, मतलब ये वर्ब को कंप्लीट करता है, ये एक्शन में होता है, ये काम करता है। और जो पैसिव फॉर्म होता है, यहां जो वर्ब होता है इसके पहले जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, ये नॉन डूअर होता है, ये काम नहीं करता है, बल्कि एक्शन इसी के ऊपर होता है। जैसे मैंने कहा आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाता हूं। तो आई क्या कर रहा है, यहां वर्ब को परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या है, ये सक्रिय अवस्था में है, सब्जेक्ट है ना, ये आई सब्जेक्टिव केस है। अब यहां लिखा जाए कि आई वॉज इंसल्टेड, मेरा अपमान किया गया, इन द मीटिंग, इन द मीटिंग। तो अब यहां आई देखो सब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है, यहां वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहां वर्ब इसी के ऊपर कंप्लीट हो रहा है। तो ये काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये निष्क्रिय है। क्या है, निष्क्रिय, एक्शन इसी के ऊपर हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन डूअर, इसको बोलते हैं डूअर। ये एक्टिव है, ये क्या है, पैसिव, बराबर निष्क्रिय है। तो एक्टिव पैसिव पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ते हैं क्या, कॉजेक्टिव वर्ब। कॉजेक्टिव वर्ब भी एक्टिव और पैसिव, ये भी चल भाई, कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो एक्टिव और पैसिव दोनों में चलेगा। तो कॉजेक्टिव वर्ब को एक्टिव में भी पढ़िए और पैसिव में भी पढ़िए। जैसे एक ही एग्जांपल आपको बता दे, जैसे हमने कहा आई हैड दी गार्डनर वाटर दी प्लांट्स, मैंने माली से पौधों को पानी दिलवाया। इसकी पैसिव अगर बनाएंगे तो आई हैड दी प्लांट्स
वाटर्ड बाय द गार्डनर। ठीक, ये पूरा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। कॉजेटिव तो एक दो दिन इसकी क्लास चलती है, तो आज सिर्फ सिलेबस पे चर्चा करते हैं। अब नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। एक एग्जाम में आया था कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस कि गेट द बॉक्स ओपन्ड, गेट द बॉक्स ओपन्ड। ये क्या है? ये पैसिव फॉर्म में है। क्या है आपका? पैसिव। बक्से को खुलवाओ। आप लोग क्या करिएगा कि इसका एक्टिव बना करके मेरे पास भेजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा क्या है? 9580150999। ठीक है, यहां तो जगह नहीं है, लिख देता हूं 9580150999। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप गेट पढ़ाया हूं, आप अगर पढ़े होंगे, दी बॉक्स ओपेंड। ठीक, इसका एक्टिव बनाइएगा आप लोग। एग्जाम में आया हुआ है, टीजीटी के एग्जाम में, यूपी टीजी के एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? द वर्ब विच इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। वह वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग यूज होता है वो क्या होता है? आपका फाइनाइट वर्ब होता है। और जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग यूज नहीं होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अब अगर हम कहें कि ही डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करता है, तो इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है? तो बहुत अगर नहीं पढ़े हैं तो तुरंत कहेंगे कि हेल्प है। नहीं, ये आपका ये फाइनाइट वर्ब है। डेफिनेशन पढ़िएगा पहले कि वह वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग यूज होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो मैं आप हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, दूसरा बोल देगा कि ये तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। आपने सहायक क्रिया बताया और दूसरे बताया प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। लेकिन फंक्शन की अगर बात करेंगे तो फाइनाइट वर्ब वह होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग यूज होता है। अब बताइए कि अगर यहां ही के स्थान पे अगर मैं दे रख देता तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता कौन? ये होगा या हेल्प होगा? तो आप तुरंत यहां रखेंगे क्या? डू नॉट। ये जो रहेगा अपने आप में वही रहेगा, ये हो जाएगा। टेंस अगर कहें कि चलो टेंस बदलिए आप, तो आप क्या करेंगे? यहां इसमें ही डज नॉट हेल्प नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ही डिड नॉट हेल्प। आप किसमें चेंज करेंगे? इसमें चेंज करेंगे। तो इसी प्रकार नॉन फाइनाइट वर्ब का एक बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है और लगभग अगर सही से पढ़ा जाए डेप्थ नॉलेज। अच्छा, कुछ लड़के कहते कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। भाई, जो टीचर सही से जो एग्जाम पेपर बनाएगा, पेपर सेटर, अगर वो वास्तव में सही से पढ़ा है तो सही से पूछेगा ना। 2016 का पेपर किसी ने आशा किया था कि कंप्रिहेंसिव और फंक्शनल तरीके से क्वेश्चन बनाएगा वो? जैसे डिस्गस्ट प्रीपोजिशन क्या होता है, सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, ये सारे के सारे पूछे थे ना वहां। तो ये मत कहिए। इस बार देखिए बीपीएससी के एग्जाम में देख लीजिए, लोग पेपर सॉल्व करा रहे थे लेकिन गलत सॉल्व करा दिए। अब पूरा का पूरा जैसे मैं फील्ड से उठा के पूछा है, मैंने उसका पूरा वीडियो बना के डाला है। तो ये मत कहिए कि ये नहीं पूछ सकता है। एग्जामिनर है, वो कुछ भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इतनी सशक्त तैयारी करिए। अच्छा, कुछ लड़के कहें कि सर आपने उस दिन बुक का रिकमेंड किया था, इतना तो कोई नहीं पढ़ सकता है। भैया, नौकरी लेने जा रहे हो, 3 महीने की तैयारी में आप नौकरी लोगे? लोग 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल तैयारी करते हैं। अच्छा, एक चीज और, तैयारी करने का 2 तरीका होता है, एक आसान तरीका, एक कठिन तरीका। आसान तरीका है कि आप आज पढ़ लिए फिर 1 हफ्ते बाद पढ़िए, बड़े आराम से पढ़ाई होती है, एकदम मूड फ्रेश होकर के। तो उसमें 5 साल 7 साल 10 साल एज के करीब आते आते खूब आराम से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कठिन होती है वो डेप्थ नॉलेज होता है, और जो घंटे का रेशियो होता है ना, एक दिन का, वो ज्यादा होता है उनका। तो वो
एक ही बार में ज्यादा दूसरे चांस में वो परीक्षा निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ जो लड़के सिलेक्ट हुए थे उनकी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, सब देखेंगे तो 25 साल के नीचे से, 25-27 साल, कोई 30 प्लस नहीं था। रेयर केस में कोई 30 प्लस होगा। तो आइए चर्चा करते हैं। तो नॉन फोनेटिक वर्ब इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जिरंड। पार्टिसिपल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको कहते हैं सिंपल इन्फिनिटिव और या नाउन इन्फिनिटिव। एकदम नाउन की तरह काम करेगा, सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, केस इन पोजीशन, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अच्छा, केस इन पोजीशन 2 हो गया। एक होता है आपका, एक केस इन पोजीशन 2 हो गया, एक होता है आपका एग्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। एग्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये भी 2 तरीके का होता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक ना। तो ये 2 पार्ट में होता है। फिर जिरेंडियल इन्फिनिटिव या क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव, ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, मतलब ये फंक्शन क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब ऑफ पर्पज बनता है, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट बनता है और एडवर्ब टू क्वालिफाई दी सेंटेंस होता है। जब इन्फिनिटिव पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर दे तो क्या होता है, एडवर्ब टू क्वालिफाई दिस सेंटेंस। जैसे अगर हमने यहां कहा कि नो कामा आई विल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तो नो यहां क्या है, आपका एडवर्ब है। तो इसी प्रकार हमने यहां लिखा टू टेल यू द ट्रूथ कामा ही इज नॉट माई ब्रदर, ही इज नॉट माई ब्रदर। तो अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। ये सिलेबस कम से कम अगर सही से पढ़ा जाए तो कम 25 से 30 दिन लगता है। और जब जिरंड पढ़ते हैं, ठीक, तो जिरंड भी नाउन बनता है और इन्फिनिटिव भी नाउन बनता है ना। तो जब एक शब्द का जो नाउन होता है वो क्या क्या बन सकता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे इन्फिनिटिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट केस इन पोजीशन बनता है, वैसे जिरंड भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट केस इन पोजीशन। और प्रीपोजिशन प्लस जिरंड जब आता है, प्रीपोजिशन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब आता है, ठीक, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बनता है। क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो अपने फंक्शन के आधार पर ये नाउन फ्रेज बनता है, एडजेक्टिव फ्रेज बनता है। अच्छा, नाउन फ्रेज बनेगा तो रेयर केस में बनता है, क्या होता है, रेयर केस में। और एडजेक्टिव फ्रेज, और तीसरा गायब हो गया है, तीसरा होता है आपका एडवर्ब फ्रेज। क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ठीक। तो इनको इसलिए तैयार करना पड़ता है क्योंकि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं या सिंथेसिस सीखते हैं, ठीक, तो जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में चेंज करते हैं। जैसे यहां एक एग्जांपल ले लेता हूं, इन्फिनिटिव का ले लेता हूं, एडवर्बियल। जैसे मैंने कहा ही कम्स हियर टू स्टडी, he comes here to study, वह यहां अध्ययन करने के लिए आता है। तो ये टू स्टडी क्या बना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज बना। इसको जब आप कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे, he comes here so that he may study। तो ये क्या बना, ये एडवर्ब फ्रेज बना, एडवर्ब पर्पज बना। फ्रेज में क्या बना, एडवर्ब पर्पज। ये क्या बना, सो दैट, ये भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। एक चीज सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम सिंपल में बदलेंगे तो अगर नाउन क्लॉज होगा तो नाउन फ्रेज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा तो एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज होगा।
एडवर्ब क्लॉज होगा तो एडवर्ब फ्रेज में ही चेंज होगा। और ऐसा नहीं कि आप एडवर्ब फ्रेज को आप नाउन क्लॉज में चेंज कर दीजिए या एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज कर दीजिए, एडजेक्टिव फ्रेज को आप नाउन क्लॉज एडवर्ब क्लॉज में चेंज कर दीजिए, ऐसा नहीं। ठीक, तो इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बनता है, मतलब प्रीपोजिशन प्लस जीरंड, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, और तीसरा क्या बनता है आपका एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज। अब आगे देखते हैं। देखिए, अगर एग्जांपल समझाने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने से पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो इनडायरेक्ट होता है वो 100% क्या होता है आपका, वो 100% आपका नाउन क्लॉज ही होता है। क्या होता है, नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट होता है, सिवाय एक कॉन्सेप्ट को छोड़ करके, वह इनडायरेक्ट जिसमें इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, इन्फिनिटिव, मतलब इनडायरेक्ट में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब हो, वो भी कौन, रिपोर्टिंग वर्ब का ही वर्ब हो, और बाकी उसके बाद सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव हो, तो वो सिंपल सेंटेंस बनता है। बाकी जो भी इनडायरेक्ट जिसमें कंजंक्शन लगा रहेगा वो 100% नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट बनता है। तो जब इसको पढ़ लेते हैं तो उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बराबर डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये तीन पार्ट में होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन शब्द है, जैसे इन्फिनिटिव और जिरंड नाउन बनता है ना, तो 5 भूमिका निभाता है, वैसे नाउन क्लॉज भी क्या होगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, केस इन पोजीशन, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट एंड एग्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। ये नाउन क्लॉज का कॉन्सेप्ट हुआ। एडजेक्टिव क्लॉज जब पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज और एक होता है नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। क्या होता है नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज, इसको हम लोग जब 0 to एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो वहां हम बताएंगे। फिर एडवर्ब क्लॉज होता है। एडवर्ब क्लॉज जो होता है, एक छिप गया है, इसको भी हम क्या करते हैं, नहीं तो है वही 9 या 10 पार्ट में होता है ये डिवाइड, बता गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ ठीक है। तो एडवर्ब क्लॉज को हम 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस भी कई पार्ट में डिवाइड होता है, 8-9 प्रकार के होते हैं, 0, ओपन, हाफ ओपन, क्लोज्ड, मिक्स्ड कंडीशनल, मिक्स्ड भी कई प्रकार के होते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, तो इस सबसे ज्यादा टाइम यही दोनों लेते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, इसमें 2-3 कंजंक्शन होते हैं, वो भी प्लेस से ही संबंधित है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, कंट्रास्ट, इसी को कंसेशन भी बोलते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्रोपोर्शन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। तो इस सब को जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये पार्ट जब पढ़ते हैं ना, तो एक गजब का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कम से कम इस पे आपको 1 महीने का टाइम देना पड़ता है। इसीलिए जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं कम से कम 8 से 9 महीने लेता हूं। अब आप सोचिए कि हम 3 महीने पढ़ करके नौकरी ले लें, तो एक सतही ज्ञान ले लीजिए, बाकी तुक्का पे जो आपका हो जाए हो जाए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप हमसे पढ़िए, चाहे ना पढ़िए, चाहे अन्य जगह पढ़िए, तो 3-4 महीने में ग्रामर आप खुद सोचिए कि क्या कोई भी आदमी, जो लड़का 2 साल 2.5 साल से सशक्त तैयारी कर रहा है, और आप 2 महीने में तैयारी करके, 3 महीने में तैयारी करके क्या आप सिलेक्शन की ज्यादा आशा कर सकते हैं क्या? नहीं। ठीक, तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है मूड का कॉन्सेप्ट। दिखने में तो बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन ये भी 3 पार्ट में होता है। एक होता है इंडिकेटिव मूड होता है, एक इंपरेटिव मूड होता है, एक क्या होता है, सब्जेंटिव मूड होता है।
क्या होता है? सब्जंक्टिव मूड। और सब्जंक्टिव मूड 3 पार्ट में होते हैं, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड और पास्ट सब्जंक्टिव मूड 2 पार्ट में होता है। एक फ्यूचर की इमेजिनेशन होती है और एक पास्ट की इमेजिनेशन, जिसको हम हाइपोथेटिकल सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये जो सब्जंक्टिव मूड है ये कंडीशनल में भी चलेगा, नाउन क्लॉज में भी चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, और सिंपल सेंटेंस में भी चलता है। इफ आई वर ए किंग, कल्पना कर रहे हैं ना, तो ये भी जबरदस्त चैप्टर है। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस पढ़ती है, ठीक। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और इन्फिनिटिव सही तरीके से अगर तैयार है बाबू, तो ध्यान रखिएगा आप सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन ये उंगलियों पे नाचेगा। स्पॉटिंग एरर कोई भी टॉपिक हो वो आपके उंगलियों पे नाचेगा, ठीक। आइए फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं आसान चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। फिर कंप्रिहेंशन, वोकैबुलरी का सीट दे देते हैं हम लोगों को, बुकलेट दे देते हैं और किताब भी बता देंगे कि आप यहां से पढ़ लीजिए। तो वर्ब सब्स्टिट्यूशन, ऑर्नामेंट, इडियम्स, फिर फ्रेजल वर्ब। ये जो लेटर राइटिंग और डायलॉग राइटिंग ये अन्य सिलेबस में तो नहीं पूछता है, ये एलटी ग्रेड में पूछता है। एलटी ग्रेड में ये पूछता है, इसलिए अलग से इसको लिखा। अब जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो क्या होता है, देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच 2 पार्ट में होता है। एक होता है आपका, एक होता है रिजिड। क्या होता है? रिजिड पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सेकेंड, एक क्या होता है? रिजिड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब वो रिजिड क्या होता है, पूरा लॉजिक बताता हूं आपको, ठीक। जिसमें आता है प्रोनाउन, ध्यान रखिएगा क्या आएगा, एक प्रोनाउन आएगा, दूसरा आएगा आपका प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, फिर आएगा आपका कंजंक्शन आएगा, इधर आपका इंटरजेक्शन आएगा। ये क्या होते हैं, आपके रिजिड होते हैं। रिजिड क्यों होते हैं? क्या आप प्रोनाउन जैसे आई लिखा है, इसमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ सकते हैं क्या? और जोड़ करके आप क्या प्रीपोजिशन बना सकते हैं, कंजंक्शन बना सकते हैं, इंटरजेक्शन बना सकते हैं? नहीं। अब एक आता है दूसरा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबल। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में आपका आता है वर्ब, दूसरा आता है नाउन, तीसरा आता है आपका एडजेक्टिव और चौथा आता है आपका एडवर्ब, ठीक। एडवर्ब। अब वर्ब जो होता है इसमें सफिक्स के द्वारा, सफिक्स ऐड करके नाउन बना सकते हैं, जैसे मैनेज, मैनेजमेंट, क्रिएट, क्रिएशन, मैनेजेबल, क्रिएटिव। तो इनमें प्रीफिक्स या सफिक्स के द्वारा एक दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं, और उसमें जो आता है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या आता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो 3 पार्ट में होता है। क्या? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। कहीं भी आप प्रोनाउन क्लॉज, प्रीपोजिशन क्लॉज, कंजंक्शन क्लॉज नहीं पढ़ते हैं, 3 ही क्लॉज पढ़ते हैं। तो भैया ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्लेक्सिबल नाउन होता है ना, तो यही आगे चल के क्या बनेगा, कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन फ्रेज बनेगा। यही एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट के अनुसार एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। यही कॉन्सेप्ट के अनुसार
एडवर्ब फ्रेज बनेगा, और जब इसको फ्रेज को क्लाज में चेंज करेंगे तो नाउन फ्रेज नाउन क्लाज में चेंज होगा। ये सोचिए कि दूसरे क्लाज में आ जाए तो इम्पॉसिबल। एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव क्लाज में चेंज होगा, और एडवर्ब फ्रेज आपका एडवर्ब क्लाज में चेंज होगा। ठीक है ना। तो ये सोचिए कि ये आसान सिलेबस है, तो ऐसा नहीं है। नौकरी पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और एक कॉन्सेप्ट तैयार करने पड़ेगा। अगर आप सोचिए कि नौकरी पाना आसान है तो भाई मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है ना। और एग्जाम में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप भले अभी डेट घोषित नहीं हुआ है, यूपी टीजीटी के बच्चों की बात कर रहा हूं, या फॉर्म नहीं आया है, जो भी है, लेकिन आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि फॉर्म आपका लाखों में पड़ता है। तो क्या जो लड़के फॉर्म डालते हैं क्या वो एग्जाम की डेट आने पे ही तैयारी करते हैं क्या? उसमें से 5% स्टूडेंट जो होते हैं वो लगातार तैयारी में जुड़े रहते हैं। तो चलिए एक दिन हम एग्जाम की तैयारी करने की स्ट्रेटजी पे हम वीडियो लेके आएंगे। ठीक है ना। ओके।